अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, शमशी नेटवर्क को आप देख रहे हैं। अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल शमशी नेटवर्क पर आए हैं और शमशी नेटवर्क को देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए हम आज अपना सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है दरख्शां उर्दू के चैप्टर नंबर 4 कमर जहाँ के बारे में, और कमर जहाँ की जो कहानी है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आज का सबक है कमर जहाँ के मुतालिक हमारा सबक है। कमर जहाँ के बारे में पहले हम मालूमात हासिल कर लेते हैं। कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 ईस्वी में बिहार के ज़िला समस्तीपुर के एक गांव बुज़ुर्ग द्वार में हुई। यानी कमर जहाँ की जो पैदाइश हुई वो सन 1951 या सन 1952 ईस्वी में बिहार के एक ज़िला है समस्तीपुर। उस समस्तीपुर में एक गांव है जिसे बुज़ुर्ग द्वार कहते हैं। उस बुज़ुर्ग द्वार में कमर जहाँ की पैदाइश होती है और यही गांव उनका आबाई वतन है। यानी कि बुज़ुर्ग द्वार ही कमर जहाँ के आबाई वतन शुमार किए जाते हैं। आबाई वतन यही उनका गांव है। आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक़ था। जाहिर सी बात है कि हम जो अफसाना निगार के बारे में पढ़ रहे हैं उनके बारे में हम जानेंगे, उनके वालिद के बारे में जानेंगे। तो कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक़ था और ये कमर जहाँ के जो ख़ानदान थे, जो इल्म अदब से दिलचस्पी रखने वाले ख़ानदान से, इल्म अदब से इनकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा थी, इल्म अदब वाले थे, तालीम याफ्ता घराना इनका था। लिहाजा आगे मज़ीद इस किताब में यह है कि इल्म अदब वाले ख़ानदान के अफराद थे। कौन अफराद थे? कमर जहाँ के जो ख़ानदान के जो अफराद थे सारे के सारे वो इल्म अदब वाले थे। इल्म अदब से वो ताल्लुक़ रखा करते थे। रिवायती तालीम हासिल करने के बाद वो पटना आ गई। कौन? कमर जहाँ रिवायती तालीम रह करके अपने गांव में उन्होंने हासिल की। जो इब्तिदाई तालीम होती है, इब्तिदाई तालीम रिवायती तालीम उन्होंने रह करके अपने गांव में हासिल की और रिवायती तालीम हासिल करने के बाद वो कहाँ आ गई? वो पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD की डिग्री हासिल की। यानी कि पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया और PhD भी उन्होंने की। उर्दू अदब से दिलचस्पी होने की वजह से ज़माने तालिबे इल्मी यानी सन 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। यानी कमर जहाँ के बचपन ही से ज़माने तालिबे इल्म पढ़ाई के ज़माने से उनकी दिलचस्पी थी अफसाना निगारी में, और इतनी ज़्यादा दिलचस्पी थी कि ज़माने तालिबे इल्म ही से उन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया। कि पहली कहानी जुनून वफ़ा है जो माहनामा सुबह 9 पटना से शाये हुई सन 1966 ईस्वी में। यानी कि आपने जो अफसाना लिखना शुरू कर दिया तो पटना से एक रिसाला जारी होता था। माहनामा कहते हैं कि वो किताब जो महीने में एक मरतबा रिलीज़ होती है, महीने में एक मरतबा जो छपती है और पतली सी होती है, रिसाले टाइप के, उसे माहनामा कहते हैं। तो माहनामा पटना से वो निकलता था सुबह 9 नाम का। तो उस माहनामे में सन 1966 ईस्वी में आपकी पहली कहानी जुनून वफ़ा वो शाये होती है। उसके बाद सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से आपने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया। जब आपने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ है सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से आपने किया। फिर तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदा को आपने संभाला। यानी कि आपने तरक्की इतनी की कि तरक्की करते करते आप भागलपुर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हुए और भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा के ओहदे को भी आपने संभाला और उस ओहदे पर रख करके आपने तदरीसी काम को अंजाम दिया। अफसाना निगारी के अलावा आपके मुतअद्दिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंजर आम पर आ चुके। यानी कि आपने जो अफसाने लिखा उसके अलावा आपने तनकीदी मैदान में भी कदम रखा। तनकीदी में भी आपने ऐसे ऐसे रिसाले, ऐसे ऐसी किताबें आपने लिखी जो मज़ामीन आपके मजमूए के शक्ल में वो शाये होकर के मंजर आम पर भी वो मजमूए आ चुके हैं। अब हम इनके तसनीफ़ात के बारे में जानते हैं। तसनीफ़ात में यह है कि 3 अफसानवी मजमूए हैं। तो कमर जहाँ के तसनीफ़ात में से 3 अफसानवी मजमूए हैं। वो ये है कि पहला चारागर जो सन 1983 ईस्वी में शाये हुई, दूसरी किताब अजनबी चेहरे जो सन 1991 ईस्वी में शाये हुए, और एक याद नगर है, एक याद नगर जो अभी ज़ेरे इशाअत है। तो जब ये किताब लिखी गई उस वक्त राइटर ने लिखा था कि ज़ेरे इशाअत है, लेकिन अब उम्मीद है कि वो भी छप करके मंजर आम पर आ चुकी होगी। तो अफसानवी मजमूए कमर जहाँ के वो 3 हैं। पहला चारागर, दूसरा अजनबी चेहरे, तीसरा याद नगर। इसके अलावा तनकीदी मज़ामीन लिखे, तनकीदी मैदान में भी आकर के तनकीदी में जो उन्होंने मज़ामीन लिखे उनकी जो किताबें वो ये है अख्तर शेरानी की अजनबी व रूमानी शायरी,
दूसरा मियार कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मुश्की पूरी, और एक है हरफ आगही। ये आपकी तनकीदी तसानीफ़ है। ये बातें हुई कमर जहाँ के बारे में कि कमर जहाँ की ज़िंदगी के मामलात के बारे में, ज़िंदगी के शब रोज़ के बारे में हमने आज ये सारी बातें जानकारी हासिल की। ये बातें थी कमर जहाँ के मुतालिक। अब कमर जहाँ ने जो एक कहानी लिखी जिसका नाम है कटी हुई शाख। कटी हुई शाख, इस कहानी को क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि एक नौजवान होता है जो तालीम हासिल करता है, तालीम हासिल करने के बाद उसके ऊपर एक जुनून सवार होता है कि वो जिस गांव में रह रहा है वो गांव में रह करके अपने वक़ार को वो मजरू कर रहा है। जहां पर वो अपने अहमियत को नहीं पहचान पा रहा है कि उसकी कदर क्या, उसकी अहमियत क्या है, चुनांचे वो ऐसा महसूस करता है जैसे एक मेंढक एक कुएं में रहता है तो उसे ऐसा लगता है कि कुआं ही पूरी दुनिया। लेकिन जैसे ही वो कुएं से बाहर निकलता है तो पता चलता है कि ये दुनिया बहुत वसी व अरीज़ है, दुनिया की रंगीनी और ज़्यादा है। लिहाजा उसके जहन में ये सवालात पैदा होते रहते हैं कि तुम गाँव में क्यों पड़े हो, कहीं बाहर निकलना चाहिए। लिहाजा वो गाँव से बाहर निकलता है, दूसरे ममालिक को जाता है और अपने बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़ देता है। वो बाहर के लिए सफ़र करने को तैयार हो जाता है। जब वो सफ़र करता हुआ चला जाता है, पैसे कमाता है, सारी चीज़ें उसके पास हो जाते हैं, वो तमाम सहूलतें फ़राहम कर लेता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक सयाल मादे की मानिंद हो जाती है। शाम को आता है तो घर पे बाल बच्चे सोए मिलते हैं, सुबह को जब वो ड्यूटी पर जाता है तो बाल बच्चे सोए हुए मिलते हैं। यहाँ तक कि उनके माँ बाप के खुतूत भी उनके पास पहुँचते थे तो वो ऐसे उनके फ़िक्र मुज़महिल हो जाता है। उस नौजवान का फ़िक्र, वो जहनी कशमकश का शिकार हो जाता है कि एक एक हफ्ता लग जाते थे, एक एक हफ्ते उस ख़त के जवाब देने में। उसके बूढ़े माँ बाप के मौत की खबर भी आती है, फिर भी वो जी भर करके रो नहीं पाता है। लिहाजा वो इसी ज़हनी कशमकश का शिकार रहता है। अपने ख़ानदान से अलग हो जाता है। जैसे एक तना, एक दरख्त, एक शाख, एक टहनी एक दरख्त से जुदा हो जाता है और जुदा होने के बाद अपने वजूद को खोता चला जाता है, वैसे ही उस नौजवान के साथ होता है कि अपने घर ख़ानदान को छोड़ करके जब वो बाहर आता है तो ऐसा महसूस करता है कि उसने अपने शाख से अपने आप को अलग कर लिया है। कमर जहाँ ने इस कहानी के नाम कटी हुई शाख रखी। आइए हम इसके मुख्तसर सवाल को पढ़ लेते हैं। मुख्तसर सवाल हमारा ये है, मुख्तसर तरीन उसे कहते हैं जिसके जवाब कम लफ्ज़ों में देना हो, उसे मुख्तसर तरीन कहते हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो आपने पढ़ा कि कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन सन 1951 या 52 ईस्वी में हुई। तो हम इसका जवाब ये देंगे कि कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन सन 1951 या 52 ईस्वी में हुई। दूसरा सवाल यह है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? तो आपने अभी पढ़ा कि कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। तो जवाब हम देंगे कि कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। तीसरा सवाल ये था कि कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िला से है, यानी कि बिहार में किस ज़िला में कमर जहाँ की पैदाइश हुई? तो आपने पढ़ा कि सूबा बिहार के समस्तीपुर ज़िला में कमर जहाँ की पैदाइश हुई। तो कमर जहाँ का ताल्लुक़ सूबा बिहार के समस्तीपुर ज़िला से है। चौथा सवाल यह है कि कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो जाहिर सी बात है कि जो अफसाना है वो हमारे सामने कटी हुई शाख। तो कटी हुई शाख कमर जहाँ का अफसाना हमारे निसाब में शामिल है। इसमें एक और सवाल यह है कि कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो आपने अभी पढ़ा कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। ये सारी बातें आपके मुख्तसर सवालात के थे, मुख्तसर तरीन सवालात के। मुख्तसर सवालात भी हम कुछ जान लेते हैं। पहला सवाल ये कि कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए, यानी कि कमर जहाँ के जो ज़िंदगी के हालात है उसके बारे में हमें 5 जुमले लिखने हैं। बताना है कि कमर जहाँ के बारे में वो क्या थी, वो कहाँ पैदा हुई, किस उनके वालिद का नाम क्या। तो सारी बातें आपने पढ़ लिया कि कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन सन 1951 या 52 ईस्वी में बिहार के ज़िला समस्तीपुर के बुजुर्गद्वार गांव में उनकी हुई पैदाइश, और कमर जहाँ की यही गांव उनका आबाई वतन करार दिया जाता है। कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था और कमर जहाँ के ख़ानदान जो थे वो इल्म अदब वाले ख़ानदान थे। रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई, जहाँ से उन्होंने उर्दू से MA और PhD की। उसके बाद कमर जहाँ सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से अपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ की और तरक्की करके वो भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदे को संभाला। अफसाना निगारी के अलावा तनकीदी मैदान में भी कमर जहाँ ने अपने हुनर को आजमाया और उनके तसानी बहुत सारे, जिसमें 3 अफसानवी मजमूए और उसके अलावा तनकीदी मजमूए जो छप करके मंजर आम पर आ चुके हैं। ये इस सवाल का जवाब होगा।
दूसरा सवाल यह है कि कमर जहाँ की तसानीफ़ की फ़हरिस्त मौजू के एतबार से लिखिए। तसानीफ़ मतलब जो किताबें कमर जहाँ ने लिखी थी उसके जो मौजू थे, मौजू के एतबार से हमें लिखना है। तो कमर जहाँ के कई एक मौज़ूआत पर उनकी तसानीफ़ है, लेकिन उन्होंने अफ़सानवी मौजू को भी इख्तियार किया और तनक़ीदी मौजू को भी इख्तियार किया। तो अफ़साने में कमर जहाँ की जो तसानीफ़ है वो 3 अफ़सानवी मजमूए हैं। पहला चारागर, दूसरा अजनबी चेहरे और तीसरा याद नगर। ये 3 अफ़सानवी मजमूए हैं। और उसके अलावा कमर जहाँ के जो तनक़ीदी मजमूए हैं वो ये है कि अख्तर शेरानी की जिनसी रोमानी शायरी, मियार कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकी पूरी और हरफ़ आ गई। ये कमर जहाँ के मौजू के एतबार से तसानीफ़ें हैं। उसके बाद सवाल ये है कि कमर जहाँ की तालीम व तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए। तो इसका जवाब हम इस तौर पर देंगे कि कमर जहाँ रवायती तालीम हासिल करने के बाद, चूँकि कमर जहाँ रवायती तालीम अपने इलाके में रह करके वो हासिल की, रवायती तालीम हासिल करने के बाद वो पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD की। फिर उसके बाद वो अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज से आगाज़ करती हैं और उसके बाद तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू के ओहदे पर फायज़ हो जाती है और उसके बाद अपनी तदरीसी काम को अंजाम देना शुरू कर देती है। ये इस सवाल का जवाब है। उसके बाद सवाल ये है कि उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। जिन्होंने अफसाना लिखा उसमें से 5 अफसाना निगारों के नाम हमसे तलब किए जा रहे हैं। तो हम इसका जवाब ये देंगे कि उर्दू के अफसाना निगारों में से पहला सैयद मोहम्मद मोहसिन, दूसरे निगार अजीम, तीसरे सुहेल अजीमाबादी और चौथे जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं कमर जहाँ, और 5वें शकीला अख्तर। अगर आप कमर जहाँ के नाम की जगह आप चाहें तो कुर्रतुल ऐन हैदर के नाम भी शामिल कर सकते हैं। तो ये 5 अफसाना निगारों के नाम हैं। नाम याद रखें कि पहला सैयद मोहम्मद मोहसिन, दूसरे सुहेल अजीमाबादी, तीसरे निगार अजीम और चौथे कमर जहाँ, 5वें शकीला अख्तर और छठे पर कुर्रतुल ऐन हैदर है। ये अफसाना निगारों के नाम हैं जिसे आप जहन नशी कर लें और याद करने की कोशिश करें, जहन में बैठाने की कोशिश करें। अब बारी आती है हमारे तवील सवालात के। तो आइए हम तवील सवालात को बोर्ड पर लिखते हैं और बोर्ड पर लिख करके हम पढ़ते हैं। तवील सवालात में हमारा पहला सवाल ये है कि कमर जहाँ के अफसानों के मौज़ूआत पर रोशनी डालिए। यानी कमर जहाँ ने जो अफसाने लिखे, किन किन मौज़ूआत पर उनके अफसाने थे, उन मौज़ूआत पर हमें रोशनी डालने को कहा जा रहा है। तो इसका जवाब हम इस तरीके से देंगे कि कमर जहाँ के अफसानों में आज के हालात में मादा परस्ती का रुझान और इखलाकी ज़वाल की उक्कासी के मौज़ूआत ज़्यादातर हैं। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि अफसाना निगार अपने ज़माने के हालात से ही अपने मौज़ूआत मुतय्यन करते हैं और ये कमर जहाँ के अफसानों में पाए जाते हैं। इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से देंगे। फिर इसके बाद इसमें दूसरा सवाल है वो ये है कि कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है, वाज़े कीजिए। यानी कि जो कहानी कमर जहाँ ने लिखी कटी हुई शाख जो हमारे निसाब में दाखिल है उसका उन्वान कटी हुई शाख क्यों रखा गया। तो कटी हुई शाख क्यों रखा गया, तो इसका जवाब हम इस तरीके से देंगे कि कटी हुई शाख इस कहानी का उन्वान इसलिए रखा गया कि इस कहानी में एक नौजवान होता है जो तालीम हासिल करने के बाद वो गांव में रहता है अपने महल्ले में और गांव के हालात, समाजी मामलात वगैरह को देख करके अपने आप को ये तसव्वुर करता है कि हम ऐसी जगह है जहां पर रह करके हम तरक्की ना कर पाएंगे। चुनांचा वो ये ख्याल करता है कि हम जिस जगह पे हैं ठीक वही मिसाल उस मेढक की होती है जो मेढक कुएं में रहता है और रहने के बाद ये तसव्वुर करता है कि दुनिया सिर्फ इतनी सी है, लेकिन वो बाहर निकलता है तो पता चलता है कि उसकी दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है। लिहाजा वो नौजवान फिर अपने गांव से बाहर निकलने का इरादा करता है, दूसरे मुल्क में जाने का। और ऐसे आलम में जबकि उनके माँ बाप बूढ़े होते हैं, आप एक उम्र को पहुंच जाते हैं, बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, अपने मोहल्ले के दोस्तों अहबाब को छोड़ करके वो बाहर जाने का इरादा करता है और बाहर जा करके विदेश जा करके वो अच्छे पैसे को हासिल करता है, तमाम सहूलतें उसके पास हो जाती है, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी होती है एक सयाल मादा की तरह हो जाती है। अब वो अपने बाल बच्चों के साथ भी रह करके सही तौर पर बात नहीं कर पाता है। जब वो रात को घर पे पहुंचता है तो उसकी बीवी सोई रहती है, उसके बच्चे सोए हुए होते हैं, उनसे सही तौर पर गुफ्तगू भी नहीं कर पाता है। जब सुबह में ड्यूटी जाने की तैयारी करता है तो ऐसे आलम में जबकि सारे लोग सोते हुए होते हैं, उनके घर से अगर कोई ख़त आता है तो उस ख़त के जवाब में भी ये ताख़ीर करता है, यहाँ तक कि उसके माँ बाप के इंतकाल की ख़बर भी आती तो सही तौर पर वो खुल कर के रो भी नहीं पाता है।
وہ اتنا بیزی ہو جاتا ہے اپنے کاروبار میں کہ گویا کہ اس کے گھر کے تمام کام کاج اس کے چھوٹ جاتے ہیں، گھر کے تمام رشتہ داروں سے تعلق ان کا منقطع ہو جاتا ہے اس کا، اور وہ اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے الگ ہو کر زندگی کے ایام کو گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مثال اس کی یہی ہے کہ جب ایک درخت سے کوئی شاخ، کوئی ٹہنی الگ ہو جاتی ہے تو وہ اپنا وجود کو کھوتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک یہی مثال اس نوجوان کا ہے کہ اپنے علاقے، اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے گھر والے رشتہ داروں سے الگ ہو کر جب یہ باہر چلا جاتا ہے تو اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کہ اس نے اپنے درخت سے اپنے آپ کو جدا کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قمر جہاں نے اس کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ مہاجر ادب کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ افسانہ اس زمرے میں ہے؟ مدلل جواب دیجیے۔ یعنی کہ مہاجر ادب وہ ادب جو ہجرت کرنے والی ہے، تو مہاجر ادب سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ کہانی جو کٹی ہوئی شاخ عنوان سے جو ہے، کیا یہ اس زمرے میں شامل ہے؟ اگر ہے تو کہاں تک ہے؟ آپ مفصل جواب دیجئے، مدلل جواب دیجئے، ہمیں تفصیلی گفتگو کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب ہم اس طور پر دیں گے کہ جدید دور کے ادب کی ایک ادبی اصطلاح ہے۔ کون؟ مہاجر ادب جدید دور کے ادب کی ایک ادبی اصطلاح ہے، لغت میں جس کا معنی ہجرت کرنے والی ادب ہوتا ہے۔ مگر ادب کی اصطلاح میں مہاجر ادب ایک بہت بڑا نظریہ ہے جس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ مادری زبان کے علاوہ دیگر ادبیات کے اصطلاح اپنی مادری زبان میں شامل کر لینا۔ پھر اس کے بعد اس میں بھی دو صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت جس کو میں نے دوسری صورت لکھا کہ کسی زبان کا لفظ بے عین ہی استعمال کرنا، اور اس دوسری صورت یہ کہ کسی زبان کے لفظ کو وقتی طور پر صورت بدل کر استعمال کرنا۔ لہٰذا دوسری زبان کے نظریات، خیالات کو اپنے ادب میں فن کے طور پر استعمال کرنا مہاجر ادب کہلاتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہوا۔ پھر اس کے بعد اس میں آتا ہے کہ کہانی کے مرکزی کردار کے ذہنی و جذباتی کیفیت کو اختصار کے ساتھ بیان کیجیے۔ یعنی کہ یہ کہانی جو ہے کٹی ہوئی شاخ جس میں اس نوجوان کو پیش کیا گیا، تو اس میں ہم اس کا جواب اس طور پر دیں گے کہ کہانی میں ایک نوجوان ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں سے منقطع ہو کر، اپنے رشتہ داروں سے الگ ہو کر، سماج سے الگ ہو کر کہیں دور کمانے کی خاطر جاتا ہے، دوسرے ملک پہنچتا ہے۔ خلیجی ممالک میں پہنچنے کے بعد وہ کام کاج کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، پیسوں کی بہتات ہو جاتی ہے، ساری ضرورت کی چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، پھر بھی اس کے پاس وہ آرام و سکون نہیں ہوتے ہیں جو آرام و سکون اس کے اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے گھر میں رہ کر کے وہ میسر تھے۔ چنانچہ وہ پیسے کماتا ہے لیکن اس کی زندگی ایک سیال مادہ کی طرح ہو جاتی ہے۔ وہ گھر پہ آتا ہے تو شام کو اپنے گھر والے کو سویا ہوا پاتا ہے، بال بچوں سے صحیح طور پر گفتگو بیٹھ کر کے ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کر پاتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ دل کی باتیں بھی نہیں کر پاتا ہے۔ صبح کو جاتا ہے تو گھر والے سوئے ہوتے ہیں، پھر وہ ڈیوٹی میں چلا جاتا ہے۔ اپنے دوست و احباب کے جانب سے، اپنے گھر والوں کے جانب سے جو خطوط آتے ہیں اس خطوط کے جواب دینے میں بھی اتنا یہ بیزی ہو جاتا ہے کہ ایک ایک ہفتے لگ جاتے ہیں اس خطوط کے جواب دینے میں۔ ماں باپ کی خبر آتی ہے بیمار ہونے کی، ماں باپ کی خبر آتی ہے کہ وہ انتقال کر گئے، پھر بھی وہ اس میں شامل نہیں ہو پاتا ہے۔ جب اس کے ماں باپ کے موت کی خبر آتی تو ایسے عالم میں بھی وہ کھل کر رو نہیں پاتا، یعنی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا وہ اتنا شکار ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے کہ ہم کہاں آ گئے، کیسے آ گئے، اور یہاں پر آ کر کے ہم جس سکون کے تلاش میں آئے تھے ساری چیزیں تو ہمیں میسر، لیکن وہ سکون ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے۔ اگر آپ میرے چینل کو پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیوز کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ یہ باتیں آپ اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آنے والے سبق کو ہم آنے والے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔